नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजन न्यूज का खास कार्यक्रम सेहत और मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। वैसे तो मनुष्य के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं, लेकिन अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोगी किसी अंग की बात की जाए तो निश्चित रूप से आँखों का स्थान सबसे पहले आता है। आँख ही वो अंग है हमारा जिसकी वजह से हम दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। और जरा सी आँख में अगर तकलीफ हो जाए तो हमारी पूरी ज़िंदगी में अंधेरा सा छा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि आँखों की देखभाल और उनकी सुरक्षा बहुत संजीदगी से करनी चाहिए। ख़ास तौर पर जब आप बच्चे हैं तब भी आँखों की साथ संभाल बहुत होनी चाहिए और ये पेरेंट्स का दायित्व है कि वो अपने बच्चों की आँखों की भरपूर देखभाल करें। और जब आप वृद्धावस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं, प्रौढ़ता की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तब ये बहुत ज़रूरी है और अति आवश्यक है कि आप अपनी आँखों की देखभाल करें और इसके लिए किसी नेत्र चिकित्सक की समय समय पर सलाह लेते रहें, अपने नंबर चेक कराते रहें, उनकी राय मशविरा करते रहें और उनके बताए हुए उपचारों को अपनाते रहें। आँखों की सुरक्षा और उनकी देखभाल, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शहर के नामचीन ख्यातिनाम नेत्र चिकित्सक डॉक्टर महेश अग्रवाल उपस्थित हैं। श्री गणेश नेत्रालय पलासिया में साकेत नगर जो चौराहा है वहाँ पर उनका क्लिनिक है। लंबे समय से, लगभग 10 वर्ष से वो निजी क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। चेन्नई नेत्र हॉस्पिटल जो चेन्नई में है, शंकर नेत्रालय, वहाँ आपने फेको की ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा मदुरई का जो बड़ा नामचीन अस्पताल है, अरविंद आई हॉस्पिटल, वहाँ भी आपने अपनी ट्रेनिंग ली है। बच्चों की आँखों के संबंधित रोगों के और बुज़ुर्गों की आँखों के संबंधित रोगों के आप विषय के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। महेश सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आँखें, यूँ तो शरीर का, जैसा मैंने कहा कि सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आँखों की बात कुछ और है जी। अगर हम कवि शायरों की बात करें तो भी वो आँखों के ऊपर कहते हैं कि आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। जी हाँ। और अगर हम डॉक्टरों की बात भी करें तो वो कहते हैं कि आँखों से लगभग आपकी पूरी बॉडी का हाल पता चल जाता है। पुराने ज़माने के डॉक्टर तो आँख देखकर ही बीमारियों का पता लगा लिया करते जी। तो ये कितना महत्वपूर्ण है आँख हमारे शरीर के लिए और हमारे लिए? आँख को आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि वो ब्रेन का विंडो है। मतलब आप ब्रेन को डायरेक्टली तो देख नहीं सकते, लेकिन आँख जो रहते हैं उसका एक बोलना चाहिए प्रतिस्वरूप जो है, जो कि हमको नॉर्मल जो एग्जामिनेशन से विजिबल रहता है। तो आँख से हमें बहुत सारी सेंसेशंस, बहुत सारी जो विजुअल सेंसेस रहती हैं वो जाती हैं और इसका डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि कोई बच्चा देख नहीं पाता है तो उसका डेफिनेटली विजुअल और उसका पूरा टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिफरेंट होता है। इनफैक्ट यदि आप किसी बड़े की बात करेंगे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी देखा है और यदि उनको अचानक से दिखना बंद हो जाता है किसी भी कारण से, चाहे मोतियाबिंद हो, कांच बिंद हो, कुछ भी चीज़ हो या पर्दा खिसके, कुछ भी ऐसी समस्या होती है, तो उसके बाद उनका जो पूरा बॉडी का बिहेवियर और सब चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो जाती है। इसलिए जब कभी किसी को लकवा होता है या न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम होती है तो आँखों में टेढ़ापन आ जाता है या भेगापन आ जाता है, या आँखें आपको बया कर देती हैं कि क्या गड़बड़ हो रही है? सबसे पहले जैसे कोई भी न्यूरो सर्जन रहते हैं, उनको यदि कुछ डाउट होता है कि इसका कहीं पर हो सकता है तो वो आँख के नस की एक फंक्शन की जांच कराते हैं जिसको पेरीमेट्री बोला जाता है। इस जांच में भी हमको आँख के नर्व की फंक्शन की टेस्ट पता चलता है, क्योंकि आँख की जो नस की जो कोशिकाएं रहती है या नर्व्स रहते हैं वो राइट फ्रॉम दी आँख से लेके पीछे जो ब्रेन रहता है, ऑक्सीपिटल लोब, वहाँ तक पूरी नर्व्स जाती हैं। तो यदि कहीं पर भी ब्रेन में कुछ प्रेशर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब हमको हमारे टेस्ट में पता चल जाता है। और कभी नर्व में सूजन आती है तो उसको भी हम आराम से देख पाते हैं। तो ये बेसिकली जो ऑप्टिक नर्व रहती है या जो आँख रहता है, ये बहुत कुछ हमें ब्रेन की कोई समस्या हो या कुछ और भी दूसरी समस्या रहती है उसके बारे में हमको पहले इंगित कर सकते हैं। चूँकि आप पीडियाट्रिक आई सर्जरी और इस चीज़ के विशेषज्ञ हैं, इसलिए मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनमें कई बार थोड़ा सा आँखों में भेगापन होता है, या कई बार ये होता है कि कक्षा में वो जब पीछे बैठते हैं तो उन्हें अपना
बोर्ड पर लिखा हुआ, ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ समझ में नहीं आता और वो वहाँ से गलत लिख के लाते हैं या गलत कॉपी करते हैं, या कुछ बच्चे जन्मांधी होते हैं, वो उनको समझ पैदा होते से उनकी आंखों में रोशनी नहीं रहती। तो माता पिता को और डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को रोशनी नहीं, को जब वो बड़ा होगा तब समझ में आएगा कि उसको दिख रहा है या नहीं दिख रहा। लेकिन छोटा बच्चा उसे नहीं दिख रहा, यह आप लोग कैसे पता करते हैं, खासतौर माँ बाप कैसे पता कर सकते हैं? और ये जो दो मैंने बताया कि भेगापन या पीछे से नहीं दिखना और दूसरी किस तरह की बच्चों में जो परेशानियां होती हैं, उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ बच्चों की आँख की रूटीन चेकअप की जो मतलब प्रोटोकॉल होता है वो अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। हम पालन भी नहीं करते। हाँ, पालन तो भी थोड़ा नहीं बहुत करते, है उसका भी पालन नहीं करते। जबकि फॉरेन में यदि आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर 6 मंथ टू 1 ईयर में एक मैंडेटरी चेकअप सब बच्चों का नेसेसरी है, भले उनको कोई समस्या रहे चाहे नहीं रहे। तो उसमें कई सारी ऐसी समस्या रहती है जैसे ग्लास का नंबर, या कभी किसी बच्चे को मोतियाबिंद है या भेंगापन है, या और कोई भी समस्या, आंखों की बहुत रेयरली कभी ट्यूमर होते हैं। ये सब चीज़ हम समय पे डायग्नोसिस करके उसका उचित इलाज कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमने देखा है कई बार पेशेंट तो ये राय देंगे आपकी 6 महीने साल भर के बीच में एक बार बच्चों की आंखों की जांच करा लेना बिल्कुल, चाहिए। ये मैंडेटरी आप समझो, जैसे वैक्सीनेशन आप करवाते हैं वैसे ही आपको ये मान के चलना चाहिए। कोई भी बच्चा हो रहा है तो 6 महीने से साल भर में एक बार रूटीन आप चेकअप करा लीजिए बच्चों का। रूटीन चेकअप करने में कोई परेशानी नहीं रहती है, नॉर्मल एग्जामिनेशन रहता है। नेत्र रोग एक्सपर्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही करेगा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट करते हैं, पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो कर सकते हैं, कोई भी उसका रूटीन एग्जामिनेशन तो कहीं भी आप करवा सकते हैं। तो एक वो मैंडेटरी है, वो करवाना ही चाहिए। दूसरा, कभी बच्चों को अपने को मेन ये देखना है कि बच्चा कभी जैसे टीवी बहुत पास देख रहा है, या आपने मोबाइल दिया, मोबाइल भी बहुत नज़दीक लाकर देख रहा है, या फिर कभी आपको लगे कि आंखों में भेंगापन सा महसूस हो रहा है, तो उस स्टेज में आपको जल्दी से जल्दी आई स्पेशलिस्ट के पास संपर्क करना चाहिए, रादर देन उसको डिले करने के लिए कि ये बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, बड़ा होगा या बच्चे तो को डांटने के क्या तुम बिल्कुल टीवी चिपक के देखते हो। हाँ, ये नहीं करना ये है। आप एक बार समझिए कि ये इशारा है। हो सकता है कि उस बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो, या क्लास में कई बार टीचर्स कहते हैं साहब इसको हम लिखाते हैं, उसको समझ में नहीं आता, लिख ही नहीं पाता, तब उसको क्लास में जो सबसे ज़्यादा कॉमन कंप्लेन आती है वो स्पेलिंग मिस्टेक्स आती है। आप अपने बच्चे का आप देखिए, यदि वो रिपीटेडली स्पेलिंग मिस्टेक्स कर रहा है और टीचर्स बोल रहे हैं कि इसको स्पेलिंग नहीं होता, जबकि आपको लग रहा है कि घर में तो बच्चा सब कुछ अच्छे से बताता है, तो ये अपने आप में सजेस्टिव है कि हो सकता है उसको चश्मे का नंबर हो। तो आप उसको जांच कराइए, और यदि चश्मे का नंबर दिया है तो उसको हेजिटेट मत करिए कि अभी नहीं पहनाएंगे, एक बार लग गया तो वो उतरेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब जरूरत है बच्चों को समझाना भी पड़ेगा उस दौरान। ये तो कक्षा में बच्चे चिढ़ाएंगे चश्मिश, तो उसको समझाना पड़ेगा कि इस तरह से चश्मा लगाने तो है। लेकिन बच्चों में एक बहुत अच्छी चीज़ ये रहती है कि उनमें एडॉप्टेबिलिटी बहुत फास्ट होती है। एक बार बच्चे ने यदि रिकॉग्नाइज कर लिया कि मुझे चश्मा लगाने से साफ दिख रहा है, तो आप उसको बोलेंगे तो भी नहीं उतारेगा, वो बच्चा बोलेगा कि नहीं मुझे चश्मे से साफ दिखता है। और ये जो भेगापन है, हाँ, इसका ऑपरेशन के जरिए ठीक होता है या चश्मा लगा के और कुछ एक्सरसाइज, त्रिटक वगैरह वाली जो एक्सरसाइज होती है, योग होता है, उससे भी ठीक हो जाता है? नहीं, इसमें 2 तरीके के स्क्विंट होते हैं, जो भेंगापन बोलते हैं ना, उसमें 2 तरीके के रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो चश्मे से करेक्ट हो सकते हैं, बाकी जो दूसरे टाइप के रहते हैं जिसमें चश्मे का कोई असर नहीं होता, और फिर वैसे केस में हमको डायरेक्टली सर्जरी के लिए लेना पड़ता है। जिसको आप फेको मशीन से करते हैं? नहीं, ये फेको मशीन तो मोतियाबिंद के लिए होता है जी। ये स्क्विंट जो सर्जरी रहती है, ये आँख के बाहर की मसल बैलेंसिंग सर्जरी होती है। तो कितनी सक्सेसफुल है? ये बहुत अच्छी सक्सेसफुल है। इसका तो मतलब बोलना चाहिए कि यदि बच्चे को जो भी है, चाहे वो चश्मे से करेक्ट हो रहा हो भेंगापन, चाहे सर्जरी से हो, इसको कराना चाहिए समय पे, क्योंकि उससे सबसे बड़ा जो फैक्ट रहता है उसके मानसिक विकास में, जो उसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि यदि बच्चे को स्क्विंट है तो उसके कलीग्स डेफिनेटली उसको मतलब कभी वो बोल सकते हैं कि तेरी आँख तिरछी है या भेंगापन है, कुछ भी त्रिपट वो मतलब बच्चों को टीज करते हैं। तो ये इसका ऑपरेशन कराने की कोई उम्र होती है कि अपन इस सही समय पे ऑपरेशन करा ले तो ज़्यादा अच्छा असर आएगा? जल्दी करा लेना चाहिए, वो पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आई स्पेशलिस्ट को डिसाइड करने देना चाहिए कि इसका सर्जरी कब करना है। बेटर है पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप मिले, बट यदि आपके पास शहर में नहीं अवेलेबल हैं वो,
तो आप जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है उनसे सलाह ले सकते हैं। बट इसका सर्जरी यदि जल्दी कराएंगे तो डेफिनेटली बच्चे के विकास पे बहुत असर पड़ेगा। बच्चों से हटके अगर मैं युवाओं की तरफ जाने की बात आपसे करूं, जिनकी खास तौर पे जो युवाओं में अब ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, अब आजकल 30-35 साल के नौजवानों को ब्लड प्रेशर रहने लगा है और डायबिटीज़ भी रहती है। डायबिटीज़ की तो आप मान के चलिए कि हर दूसरा आदमी जो है वो डायबिटिक है। तो क्या ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन हमारी आँखों की सेहत को प्रभावित करती हैं? जी हाँ, बिल्कुल करती है। और स्पेशली कोविड के बाद से हमने जो एक देखा है कि सडनली नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हो गए हैं ग्लास नंबर के, और दूसरा लाइफस्टाइल चेंज होने के कारण सबको आज की डेट में देखेंगे मैक्सिमम जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी जो भी होती थी, जैसे कभी वो ऑफिस जा रहे हैं आ रहे हैं उसमें कलीग से मिल रहे हैं, आपका घूमना फिरना सब कुछ बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया। और बिस्तर में बैठे बैठे वो कर रहे हैं, हो गए, तो उससे जेस्चर पोस्चर भी आपका प्रभावित हो रहा है। उससे पूरी बॉडी आपकी अफेक्ट हो रही है। खाने का समय बदल गया है, खाने का समय बदल गया है, लेट नाइट वो वर्क ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं करते। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये डेफिनेटली प्रेजेंट में भी आपको अफेक्ट कर रही हैं और लॉन्ग टर्म में भी करेंगी। पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कुछ भी ऐसी चीज़ है तो वो डेफिनेटली आँख पे बुरा असर डालेगी। और यदि यंग एज में ये सब हो जाए तो आपको तो बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास ये सोचिए कि आगे की करीब 30 से 35 साल की लाइफ है, जो कि आपको देखते रहना है, अच्छे से देखना है। तो आपको इसमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। प्रॉपर चेकअप कराएं, एक बार आप अपना डेफिनेटली स्पेशलिस्ट से, आई स्पेशलिस्ट से चेकअप जरूर कराएं। मैंने कहीं ये पढ़ा था कि अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और बहुत हाई रहता हो तो आपकी आँखों की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती है और आपको दिखना बंद हो जाता है। उसमें जो आँख के मसल्स तो नहीं, जो आँख की रक्त वाहिनी रहती है, जो कि बोलना चाहिए जो ब्लड सप्लाई लाती है, उसके चोक होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप परमानेंटली आँख आपकी चली जाती है। जी, उसका कारण यही है कि हमारी जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी और ब्लड वेसल्स रहते हैं उस पे इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसमें ब्लड का फ्लो इतना कम हो जाता है कि उससे ब्लड आगे नहीं जा पाता। तो वैसे केसेस में डेफिनेटली हमको मतलब बोलना चाहिए कि एक तरीके से आँख के जो ब्लड फ्लो रहता है वो बिल्कुल बंद हो जाता है। तो वैसे केसेस में एकदम से आपको दिखना बंद हो जाएगा और दैट विल बी इरिवर्सिबल काइंड ऑफ थिंग। अपूर्णीय क्षति है ये अपूर्णीय क्षति है। इसलिए आपको यदि ब्लड प्रेशर हो रहा है, कोई भी समस्या हो रही है, तो आपको डेफिनेटली समय पे चेक कराना जरूरी है। डायबिटीज़ बहुत नुकसानदायक है आँखों के लिए, खासतौर पर जो काचबिन तो है ही सही, लेकिन वो ग्लाइकोमा एक बीमारी होती है, वो भी डायबिटीज़ वालों को होती है। ये क्या मसला है? डायबिटीज़ बेसिकली राइट फ्रॉम दी एंटीरियर सरफेस, मतलब फ्रंट से लेके बैक तक सभी अंग को प्रभावित कर सकती है। आँख के फ्रंट में हम बात करेंगे तो उनको ड्राइनेस की समस्या थोड़ी सी जल्दी आती है डायबिटीज़ वाले पेशेंट को। फिर उसके बाद बात करेंगे तो उनको मोतियाबिंद समय से पहले हो सकता है डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। और उसके बाद बात करेंगे हम, उसके पीछे जाते तो हमको डेफिनेटली रेटिना, डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत वेल नोन कॉज है और आजकल तो उसके कई सारे अफेक्टेड पेशेंट्स हैं जिनको रेगुलरली इंजेक्शन्स आँख के अंदर लेने पड़ते हैं। फिर लास्ट में हम जाएंगे तो उसमें ऐसे पेशेंट्स को ग्लॉकोमा हो के या कांचबिन जिसको बोलते हैं उसकी भी संभावना ज़्यादा रहती है, और वैसे हो के फिर वो ग्लॉकोमा से यदि नर्व डैमेज होगी तो उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ये एडवाइजेबल है कि आप अपना रूटीन चेकअप जरूर कराएं हर 6 मंथ में। हर 6 मंथ में आप कराइए, आपको कोई समस्या नहीं आ रही तब भी आप एक बार जाके रूटीन चेकअप करा लीजिए। सर, ये जो लोग जो हैं जिनको बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं या बहुत ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करते हैं, उनकी आंखें अपन कह सकते हैं कि जल्दी ख़राब होती हैं बनिस्बत उनकी जिनका जो मोबाइल का कम इस्तेमाल करते हैं या टीवी कम देखते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर पर कम काम करते हैं। एक तरीके से बोल सकते हैं कि ज़्यादा होता है। बेसिकली जो यदि हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करेंगे तो हमारी आई को कंटिन्यूसली फोकस करना पड़ता है किसी भी चीज़ पे। तो उसके कारण ये अभी कुछ स्टडीज़ आई हैं जिसमें ये रिपोर्टेड है कि आने वाले समय में 2050 तक हो सकता है मायोपिया पेंडेमिक आए। जो WHO का मायोपिया क्या है? जो WHO ने 2017 में एक सर्वे किया था पूरे वर्ल्ड वाइड, उसमें ये आया था कि
पूरे विश्व में मायोपिया मतलब कि निकट दृष्टि दोष, जिसमें हमको दूर का कम दिखता है, पास की चीज़ें साफ दिखती हैं, इसके 2050 में केसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये 2017 की है, कि प्री पास का कोविड। दिखना बंद हो जाएगा। पास का दिखेगा, दूर का दिखना दूर बंद की हो जाएगा। चीज़ें कम हो जाएंगी, इसको मायोपिया बोलते हैं। और ये जो चीज़ें रहती है, ये 2017 में कोविड के पहले का सर्वे है ये, WHO द्वारा। कोविड ने तो और डैमेज किया होगा। कोविड ने तो उसके बाद और उस पर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया है। बट ये है कि 2050 तक हो सकता है कि नंबर ऑफ केसेस बहुत इंक्रीज हो जाए जिनको चश्मे का नंबर आने लगे। तो इसलिए हमको अभी से ध्यान रखना है अपने बच्चों को, जो नेक्स्ट जनरेशन है या जो अभी भी बच्चे हो रहे हैं जिनके हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप कम से कम यूज़ करिए। हमारा बाहर का आउटडोर गेम्स हमारा कम हो गया है खेलना, जिसके कारण हमें सूर्य की किरणें डायरेक्ट मिल नहीं पाती। हम तो आजकल मोबाइल पे ही खेलते हैं। हाँ, बाहर हम खेलते नहीं। मैदान की बजाय बच्चा जो है मोबाइल पे खेलता है। भाई डॉक्टर साहब ने कहा है, हालांकि चुटकुला है लेकिन बहुत ज़रूरी है सुनाना अपने दर्शकों को। एक डॉक्टर ने कहा कि आप रोज़ सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे खेला करो, आपका वजन कम हो जाएगा। 3 महीने बाद बच्चा पहुंचा तो उसका वजन 10 किलो और बढ़ गया। तो बोले मैं साहब 3 घंटे सुबह खेलता हूँ, 3 घंटे शाम को खेलता हूँ, मोबाइल लेकिन मोबाइल पर खेलता हूँ। जी हाँ, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। मदर्स को भी इसमें ध्यान देना चाहिए। आजकल क्या होता है, जैसे बच्चे कभी खाते नहीं है तो उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। रोते हैं तो मोबाइल पकड़ा दिया। हाँ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा टेंडेंसी कम करें। कोशिश करें कि बच्चों को आप ट्रेन करिए कि वो बाहर आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलें बजाय कि इंडोर गेम्स के। तो उससे डेफिनेटली 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो फिजिकल एक्टिविटी होगी, दूसरा सूर्य की किरणें मिलेंगी, उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, आंखों पे भी उसका असर अच्छा रहता है। मोतियाबिंद एक आम समस्या है और ये उम्र के साथ होती ही है जी। सामान्यतः ये कहा जाता है कि 50 के आसपास आपको मोतियाबिंद हो सकता है, और कुछ लोगों की अच्छा रहता है तो 60 के आसपास, और ऑपरेशन कराना पड़ता है और एक लेंस लगवाना पड़ता है। तो ये मोतियाबिंद के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये ना हो, हाँ। इसके लिए क्या करना चाहिए? शुरू से ही हम ऐसा कुछ करने लग जाए कि मोतियाबिंद हो ही ना, और अगर हो जाए तो फिर क्या तरीका है इससे निपटने का? मोतियाबिंद नहीं हो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो हेल्दी लाइफस्टाइल। आप अच्छा खाएं, अच्छा पिए, नियमित व्यायाम करें। रोज़ आपका जो अच्छा खाए में क्या चीज़ें खाना चाहिए जिससे आँखों को फ़ायदा हो? विटामिन ई तो हम सुना है कि शायद विटामिन ई ज़रूरी है आँखों के लिए। हाँ, बेसिकली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी सब्जियां या पत्तेदार सब्जी। हरी पत्तेदार सब्जियां, या फिर जिसमें जिनके छिलके पीले या लाल होते हैं, गाजर वैसे वगैरह। फ्रूट्स। हाँ, वैसे फ्रूट्स हम अपने डेली रूटीन अपने डाइट में हम शामिल करें। क्या आम भी फायदेमंद है? आम डेफिनेटली फायदेमंद तो है, बट शुगर को देखते हुए खाएं, नहीं तो दूसरे 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 मोटापा और वजन और दूसरी दूसरी बीमारियां बढ़ समस्या आ जाएंगी। जाएगी और फिर आप बोलेंगे डॉक्टर साहब ने बोला कि आम मैं खाना। इसीलिए सवाल कर रहा था कि मैं चाहता था कि आप कहते हैं कि आम खाना चाहिए, आंखें ठीक होती हैं, तो जो मेरे पे प्रतिबंध लगा हुआ मेरे घर में वो बंद हो जाए। नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है। अपना शुगर ध्यान रख के जरूर खाइए। जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए आम बहुत अच्छी चीज है। गाजर, आम, आंवला, ये सारी चीजें आंखों जी के हाँ, लिए ठीक है। सब जितने भी गाजर, आम, शलजम हो गया, आपके जितने भी बीट रूट्स हो गए, ये सब बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी मोतियाबिंद, ये कब शुरुआत होती है और इसकी शुरुआत के लक्षण क्या होते हैं? मोतियाबिंद के शुरुआत के लक्षण ये हो सकते हैं कि कभी अमूमन आमतौर पे तो यदि स्टार्टिंग की बात करेंगे तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, जैसे नाइट में यदि सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको यदि उसकी लाइट चकाचौंध लगने लगे तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि आपको कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है। क्योंकि जो नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं कि तुम्हारी आंख में सफ़ेदी आ गई है, मोतियाबिंद हो गया, ये लास्ट स्टेज में आता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में हमको देखने के लिए यही रहता है कि हमको यदि विज़न में प्रॉब्लम आ रही है या ब्राइट लाइट में आप गए, मान लीजिए अच्छी सनलाइट है, उसमें आप कभी घड़ी देखना चाहे या ब्राइट लाइट होता है उसमें आपको देखने में परेशानी आ रही है, कमरे में अच्छा देखना पड़ता है। हाँ, कमरे में अच्छा देखना पड़ता है। कमरे में अच्छा दिख रहा है लेकिन ब्राइट लाइट में आपका विज़न कम हो गया, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपको मोतियाबिंद हो रहा है। किस उम्र में इसकी शुरुआत सामान्यतः हो जाती है? बच्चों में तो शायद मेरे ख्याल से मोतियाबिंद नहीं होता होगा, होता होगा तो बहुत कम होता होगा। हाँ, यस, कम होता है। बट हमने तो जो पैदाइशी मोतियाबिंद होता है, कॉन्जेनिटल कैटरेक्ट जिसको बोलते हैं, बच्चों में, नवजात शिशु में भी मोतियाबिंद हो सकता है, उसको भी ऑपरेशन किया हुआ है। बट हाँ, यूजुअल यदि हम उम्र की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलिए कि आजकल 45 to 50 ईयर्स के बाद मोतियाबिंद हो सकता है। बट यदि किसी को कोई दूसरी समस्या है, जैसे एलर्जी की समस्या है, स्किन एलर्जी है या फिर और कुछ दूसरी है, उसमें कभी कुछ मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसके कारण भी कई बार बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें रहती है जिसमें अर्ली एज में हो सकता है।
और मोतियाबिंद हो जाए तो फिर उसके लिए एक ही तरीका है कि उसका ऑपरेशन करा लिया जाए और परमानेंट लेंस डलवा लिया जाए। जी। अब लेंस में ये समस्या आती है डॉक्टर साहब कि कुछ विदेशी लेंस है, कुछ देशी लेंस है, हाँ और सबका निश्चित रूप से पैसे से संबंध है, धन से संबंध है। जी। तो किस तरह का लेंस, मैं किसी कंपनी का प्रचार ना करते हुए आपसे पूछना चाहूंगी, कौन सा लेंस ठीक रहता है और ये जीवन भर के लिए रहता है, जी। तो आप किस लेंस को प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? अभी सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मोतियाबिंद सर्जरी है, इसके जो हम ऑफ्थेल्मोलॉजी या नेत्र सर्जरी में बात करेंगे तो 2-3 क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ है पिछले 20 से 30 सालों में। वो एक है चश्मा उतारने की जो पद्धति है, और दूसरा है मोतियाबिंद सर्जरी में, और और तीसरा है रेटिना की सर्जरी या रेटिना के जो डिजीज़ेज़ रहते हैं उनके डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है पिछले लास्ट 20 से 30 सालों में। पहले जो मोतियाबिंद सर्जरी होती थी उसमें टाँके लगते थे, इंजेक्शन लगता था सर्जरी के लिए, सुन्न करके हम करते थे सर्जरी। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा कुछ सुबह नहीं। जाइए दोपहर तक घर आ हाँ, जाइए। पहले पट्टी लगती थी, अगले दिन पट्टी खुलती थी, आपको डार्क गॉगल्स दिए जाते थे, ग्रीन पट्टी दी जाती थी। डार्क गॉगल्स तो आज भी दिए जाते हैं। नहीं, मतलब जो लेटेस्ट सर्जरी हो गई है उसमें इतने डार्क, आप वाइट गॉगल्स लेकर आप काम चला आराम से हो जाता है, कोई, क्योंकि सनलाइट से प्रोटेक्शन की इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती, धूल धुएं से बचना है। धूल धुएं पानी से बचना है, तो इसलिए प्रोटेक्टिव गॉगल्स इज़ गुड इनफ। जो सर्जरी अभी इवॉल्व हो गई है उसमें अभी जो लेटेस्ट जो चलती हैं वो फेको सर्जरी चलती हैं, टॉपिकल फेको बोलते हैं जिसको, जिसमें बगैर इंजेक्शन के सिर्फ ड्रॉप डाल के हम सर्जरी कर सकते हैं। और रही बात लेंस प्रत्यारोपण की, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आए हैं, जैसे कि एक मोनोफोकल लेंस जिसमें एक दूरी देखने की क्षमता रहती है, दूसरी दूरी के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ता है, से लेके मल्टीफोकल ट्राइफोकल लेंसेस आ गए हैं, इवन ईड ऑफ लेंसेस हैं। वो सब डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, वो आपको ज़रूरत क्या है, और आपकी आपका डाइट बजट क्या है, और आपका बजट। डेफिनेटली जितने एडवांस टेक्नोलॉजी हैं इन सब में कुछ जो उनकी लेकिन एक टेक्निक से साधारण पेटेंट लेंस है। अगर हम लगवाना चाहे, कोई छोटा आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी लगा, तो मैं समझता हूँ कि 25-30 हज़ार में उसका काम हो जाएगा। बिल्कुल आराम से हो जाता है, कोई इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और आजकल हेल्थ इंश्योरेंस ऐसे हो गए हैं कि उनका कैशलेस में ही हो जाता है। यदि आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप कैशलेस सर्जरी के लिए जा सकते हैं, जो कि सफिशिएंट रहता है। डॉक्टर साहब, एक समस्या ये भी रहती है कि आंखों में ड्राइनेस आ जाती है, आंसू नहीं आते, या इसके विपरीत दूसरी समस्या रहती है कि आंखों से पानी बहुत गिरता है। जी। इन दोनों समस्याओं के बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ड्राइनेस तो डेफिनेटली देखिए उम्र जैसे जैसे थोड़ी सी बढ़ती है, क्योंकि आपने कभी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म जैसे जैसे जाते हैं हमारे आंसू बनने की कैपेसिटी हल्की सी कम होने लगती है, तो ओल्ड एज में डेफिनेटली ये कॉमन प्रॉब्लम है ड्राइनेस। स्पेशली फीमेल्स में आफ्टर 40-45 एज के बाद जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं तो उनको थोड़ा सा ड्राइनेस की संभावना ज़्यादा होती है। जो थायराइड डिजीज़ जिनको होती है, थायराइड की प्रॉब्लम, उनमें डेफिनेटली ड्राइनेस की ज़्यादा होती है। जिनको गठियावात की शिकायत रहती है उनमें ड्राइनेस की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे पेशेंट को तो क्या अपना होता है केयर ड्राइनेस करना। में, क्या होता है आंखों में? आँख खुजली में मचती है? आंसू बनने कम हो जाते हैं। आंसू की जो 3 लेयर्स रहती है उसमें अलग अलग लेयर्स में प्रॉब्लम आती है, उसके डायग्नोसिस हमको करना खुजली पड़ता वगैरह है। होती है? नहीं। उसमें बर्निंग सेंसेशन और दूसरा आंखें लाल होना, ये 2 मेन समस्या रहती है। कि कई बार ऐसा लगता है, यदि आपने कभी नोटिस किया हो कि यदि आप एसी रूम में कंटिन्यू 4-5 घंटे बैठ गए तो आपको आंखों में हल्की सी जलन होने लगती जी है। हाँ। उसका कारण यही है कि वहाँ पर कोल्ड एयर तो रहती है बट मॉइस्चर नहीं रहता, तो आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं, तो वो एक ड्राइनेस की समस्या रहती और है। ये बार बार आंखों से आंसू आना और पानी गिरना, ये कई बार ऐसा होता है कि उम्र के साथ कई बार हमारी पलकों पे हल्का सा ढीलापन आ जाता है, उसके कारण आँख की जो आंसू की नली रहती है उसमें हल्का सा लचीलापन आ जाता है, या कभी नासूर की समस्या हो सकती है। यदि नासूर है मतलब आंसू की थैली में इन्फेक्शन है, तो फिर उसका सर्जरी करके उसका उपाय संभव है। सर ये जो स्किन रोग संबंधी बीमारी होती है, जैसे कुछ लोगों को आंखों में भी सिरोसिस हो जाता है, या स्किन रोग जो है वो आंखों में भी हो जाते हैं जी। वो, उसका इलाज क्या है? इसमें तो बेसिकली जो एलर्जी पार्ट रहता है उसके लिए ही रहता है, हमको इलाज करना पड़ता है। हम आँख के आसपास हम ये एडवाइस करते हैं कि आप कम से कम जो ऑइंटमेंट या कोई भी जो है जो जनरल पर्पस क्रीम रहते हैं वो कम से कम लगाएं। यहाँ से नीचे ही लगा? हाँ, आँख के आसपास नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार कुछ जो क्रीम्स रहते हैं ये अल्कोहल बेस्ड या कुछ इवोपोरेट होने वाले रहते हैं, तो यदि वो होंगे तो वो फर्दर आपकी आँख को डैमेज करेंगे।
आँख के अंदर कोई भी जो क्रीम लगाना है तो आप आई स्पेशलिस्ट की सलाह लेके, स्पेशली जो आई के लिए बने रहते हैं वही क्रीम उसके आसपास लगाएं। आई मेकअप भी आप कम से कम किया करें, ये स्पेशली फीमेल्स मस्करा को। जो लगाते हैं और हाँ, काजल लगा लेती हैं वो स्पेशली महिला, उनको फीमेल्स को बचना है। चाहिए उससे। जी हाँ, बिल्कुल। और खासतौर पर हमारे यहाँ जो दीपक का काजल बनाया जाता है दिवाली पे शुद्ध घी का दिया जला के, हाँ, वो कितना वो अच्छा है, बाकी सब काजल से तो बहुत अच्छे हैं, बिकॉज जो आजकल जो लॉन्ग लास्टिंग जो कई सारी कंपनीज के काजल और जो मस्कारा आते हैं, दे आर बेसिकली नॉट दी कार्बन पार्टिकल बट इट्स समथिंग डिफरेंट लाइक लेड पार्टिकल, और और जो इससे होते नवजात हैं। बच्चा होता है उसको आंखों में काजल वाजल लगा उसको देती है बिल्कुल दादियाँ नहीं, नानियाँ, नहीं, वो बच्चे को नजर न पुरानी लगे। पद्धति थी, जब हमारे पास बाकी सब स्पेशल मतलब अवेलेबल नहीं थे सुविधाएं, तब लगती थी। बट अब आजकल तो हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि आप आंखों के पास काजल ना लगाएं। बहुत शुरुआत में बच्चे को कुछ लोग आंखों में शहद डालना या दूध डालना, ये सब ठीक नहीं है। ये सब नेचुरल पद्धति तब थी जब हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन्स नहीं थे, जब हमारे पास एंटीबायोटिक्स नहीं थी, जब हमारे पास लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स नहीं थे, या हमारे पास उतनी चिकित्सा पद्धति उतनी विकसित नहीं थी, तब ये नेचुरल जो प्रोडक्ट थे ये बहुत अच्छा, गाय का घी डाल देना। हाँ, तब ये बहुत अच्छा काम करते थे, बिकॉज उस समय ये कुछ हद तक इन्फेक्शन को रोकते थे। कहते हैं कि साल में 1-2 बार आंखें आना चाहिए, ठीक रहता है? नहीं, सही है? नहीं, बिल्कुल गलत। आंखें क्यों आती है? आंखें इन्फेक्शन के कारण आती है, वायरल इन्फेक्शन। नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में इतने सारे बैक्टीरिया वायरस रहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि यदि आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के एयरबॉर्न, यदि आपके मतलब आपके नज़दीक में कोई बैठा है, यदि जिसको आँख आई हो किसी भी तरीके से, यदि उनके कांटेक्ट में आ गए तो उससे आ सकती है। कभी उनके इन्फेक्टेड आपने हैंकी टॉवेल यूज़ कर लिया, उससे आ सकती है, या इवन इनफैक्ट स्विमिंग पूल में आप चले गए तो उससे भी कई बार ये जो हम कंजक्टिवाइटिस आती है। काउंटर सेल खरीद लेते हैं कि आँख आ रही है, आँख दुख रही है, भैया कोई सा भी एक आई ड्रॉप दे देना, और बहुत सारे आई ड्रॉप जो है वो आयुर्वेदिक भी बनते रहते हैं जिन, तो वो डालना नहीं, बिल्कुल सबसे ज़्यादा डेंजरस है ये। आपको सेल्फ ट्रीटमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप ये मानकर चलिए आँख जो है बहुत नाजुक अंग है, इसमें एक बार यदि कुछ डैमेज हो गया तो वो परमानेंट डैमेज होता है। उसको रिकवर, कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो सामने की पुतली रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भी ये आप ट्रीटमेंट लेते हैं, इनका सबसे ज़्यादा असर आँख की कॉर्निया पे होता है। जो सामने की ब्लैक पोर्शन रहता है, वो यदि एक बार सफ़ेद हो गई तो उसका ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो सेल्फ मेडिकेशन तो होना ही नहीं चाहिए। वैसे भी फॉरेन में इट इज़ वेरी स्ट्रिक्टली, कोई भी आप चाहेंगे तो आपको एंटीबायोटिक या कुछ भी ओवर द काउंटर नहीं मिलती, एक्सेप्ट आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स। तो हमारे भारत में भी धीरे धीरे ये गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि ओवर द काउंटर सेल जो मेडिसिन का है वो ना हो, स्पेशली जो डॉक्टर्स इसके लिए ऑथोराइज्ड हैं, जिन्होंने इसकी पढ़ाई करी है, उनके ही सलाह से ले। मैंने अभी कुछ पेशेंट्स देखे हैं जो कि ऐसे ही सेल्फ मेडिकेशन अपना कर लिया उन्होंने, और उसको डालने के बाद हो सकता है उनका कंसंट्रेशन आयुर्वेदिक ड्रॉप्स को यूज़ किया था, ऊपर अब वो जो क्या रहते हैं वो सस्पेंशन रहते हैं, ऊपर का पानी अलग रहता है, नीचे का जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहता है वो अलग रहता है। तो मिक्स नहीं किया, ठीक मिक्स नहीं किया उन्होंने, शुरू में पानी डाल दिया, बाद में उन्होंने एकदम डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप डाला, उसके बाद उनको बर्निंग हो गई। फिर वैसे पेशेंट को हमको ठीक करने में बहुत समय लग जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। जो भी आप पद्धति का इलाज ले रहे हैं उसके डॉक्टर से पूछ के लीजिए, और उसका प्रॉपर आप मेथड जानिए कि उसको यूज़ कैसे करना एक है। सवाल मैं इंदौर के संदर्भ में करना चाहूँगा। इंदौर में प्रदूषण बहुत है, जी, धूल भी बहुत है, धुआं भी बहुत है, जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, आजकल तो बहुत जगह सड़कें खुदी हुई, कॉलोनी में, कॉलोनी के अंदर, मेन रोड पे, उसकी वजह से बहुत धूल उड़ती रहती है। निर्माण कार्य बहुत हो रहा है, बहुत सारे ओवरब्रिज बन रहे हैं विकास के नाम पर, और बने ही रहे हैं बहुत लंबे समय से, सालों हो गए, बनते ही नहीं है, पूरे नहीं होते, बहुत धूल उड़ती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने, धूल भी बहुत है, और हमारे यहाँ बरसों पुराने वाहन चल रहे हैं जो काला धुआं छोड़ते हैं। ये सब आँखों के लिए कितने खतरनाक है? ये सब आपकी आँख में ड्राइनेस को बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थिति, विपरीत फैक्टर हैं। ये जितनी भी हाइड्रोकार्बन्स जो धुएँ निकलते हैं, जो वाहनों के जो काले धुएँ निकलते हैं, उसमें हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं जो कि आपकी आँख की जो सरफेस रहती है, ऊपरी सतह, उसको डैमेज करते हैं। धूल आएंगे तो धूल भी अगेन इन्फेक्शन और ड्राइनेस करेंगे।
तो ये सब जो है आपको लॉन्ग टर्म में, कई बार ऐसे पेशेंट्स जो कंटिन्यू इनके एक्सपोजर में रहते हैं उनमें नखुनिया की शिकायत बहुत ज़्यादा कॉमन है। नखुनिया मतलब आँख में एक लाल झिल्ली की परत चढ़ जाती है। उसका भी एक तरीके से बोला जाए तो वो प्रदूषण और गर्म हवा और इनके एक्सपोज़र में ये सब चीज़ ज़्यादा होती है। तो हमको इससे बचना चाहिए, और यदि कहीं आपके पास कंटिन्यू एक्सपोज़र है तो आपको जो सबसे अच्छा भगवान ने दिया हुआ है वो पानी है, जो सबसे अच्छी दवाई है। तो आप दिन में 2 से 3 बार भी आप आँख क्लीन करिए। यदि जिसको कांस्टेंट एक्सपोज़र हो रहा है तो उनको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप दिन में 2 से 3 बार आँख धोइए, बट छींटे ना मारे, नॉर्मल आप तरीके से धोइए आई उसको, वॉश करिए। ताकि बहुत ज़्यादा, हाँ, ठंडक भी पहुंचेगी और उससे आपकी धूल वूल भी बाहर जाएगी। धूल है, जो भी धुएँ का है, वो आँख को नमी भी मिल जाती है। सर ये गर्मी और खासतौर लू, ये भी हमारी आँख के लिए नुकसान पहुंचाती है। अभी गर्म मौसम है, टेम्परेचर 42-45 जा रहा है, और फिर जो है वो एकदम टेम्परेचर नीचे आ जाता है, तो मौसम का परिवर्तन, गर्म हवा जिसको हम लू कहते हैं, हीट स्ट्रोक, ये सब भी आंखों के लिए नुकसानदायक है। आँखों की सरफेस पे ही ये बेन असर डालते हैं। आपको जो ड्राइनेस और बाकी सब चीज़ें, चश्मा लगाना जरूरी है इसलिए। हाँ, इसके लिए प्रोटेक्टिव गॉगल्स जरूर लगा के चलें। अब ये गॉगल्स भी बहुत सारे नकली वकली मिलते रहते हैं, तो वो भी देखना जरूरी है कि किस तरह का चश्मा हो, कैसा हाँ, उसका साइड से ऐसे पूरा कवर कर सके जो कि आपको और कांच गर्म का हवा। भी महत्व है। कांच बहुत सारे आते हैं आजकल, इसमें ब्लू रे कटिंग और ये बहुत सारे ग्लासेस आने लगे हैं। तो इनका महत्व मेनली उसमें है, यदि आप ओवरनाइट काम ज़्यादा करते हैं या जहाँ पर आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब ना हो, वो उन सब के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ दुकानों पर आजकल नंबर से चश्मे मिलने लगते हैं कि भाई ठीक है 40 के बाद ऐसा हो जाता है तो आप आधे नंबर का चश्मा ले जाओ, 1 नंबर का ले जाओ, 2 नंबर का ले जाओ। जैसे मैं 2 नंबर का चश्मा ले आता हूँ, लगा लेता हूँ, ठीक लगता है। तो ये चश्मा लगाना भी कितना नुकसानदायक है? मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि जैसा मैंने पहले ही आपको कहा है कि 6 महीने से 1 साल की उम्र में बच्चे का आँख का चेकअप होना चाहिए। वैसे ही आप ये सोचिए, यदि आपने 25-30 साल तक, 35 साल तक अपनी आँखों का चेकअप नहीं कराया, उसके बाद आप 40 साल के बाद कम से कम यदि आपको नहीं दिख रहा है, तो एटलीस्ट एक बार तो आप मौका अपना मत छोड़िए। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से जाके एक बार चेकअप जरूर कराइए। उससे दुकानों पे नंबर निकाल के दे देते हैं चश्मे की दुकान पे, इसमें आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा। ओनली वो आपकी जो समस्या है उसको कुछ हद तक दूर कर दे देंगे, लेकिन आपको डिटेल इवेल्युएशन जो रहता है, राइट फ्रॉम दी कॉर्निया से लेके, आपका ड्राइनेस से लेके आपकी कॉर्निया, लेंस, आपका रेटिना, ऑप्टिक नर्व, पूरी जो चीज़ें हैं, ये एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये तो सिर्फ एक ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो इसके लिए यदि आपको 40 की उम्र में भी, 38 की उम्र में भी यदि पास का कम दिख रहा है, तो आप पढ़ने में परेशानी आ रही है, तो आप क्यों उसको अननेसेसरी ग्लास ऑप्टिकल शॉप पे जाकर बनवा रहे हैं? आप एक बार डॉक्टर के पास विजिट करिए, एक बार थॉरो चेकअप करा लीजिए, और डॉक्टर तो डेफिनेटली नंबर देंगे, और वो डायलेट करके दवा डाल के हम कई बार नंबर निकालते हैं। यदि वो उसको तो निकाल कर दे एक्यूरेट नंबर आएगा, वो ज़्यादा अच्छा नंबर आता है ना, तो उसको ही लेना चाहिए। बहुत धन्यवाद डॉक्टर महेश अग्रवाल, बहुत सारी जानकारियां आपने दी हमारे दर्शकों को। आंखों के बारे में लगभग सभी प्रश्नों का आपने जवाब दिया है, और बहुत ही ज्ञानवर्धक जवाब दिया है, बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण जवाब दिया है। निश्चित रूप से आंखें बहुत कीमती हैं, बहुमूल्य हैं। हम कुदरत को देखते हैं, सुंदरता को देखते हैं, और आँखों से हम बहुत कुछ समझते हैं। इसलिए अपनी आँखों की बहुत केयर कीजिए, बहुत साथ संभाल कीजिए। जितना आप अपने दिल की देखभाल करते हैं, लगभग उतनी ही देखभाल आँखों की भी करना चाहिए। देखते रहिए डी न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।